नमस्कार। औश की श्रृंखला में आपका स्वागत है और अपने पिछले व्याख्यान को आगे ले जाते हुए आज फिर हम प्रोफेसर मक्खनलाल जी के साथ हैं। वही बात जाति और कास्ट, वर्ण, इनको लेके जो भ्रम समाज में फैलाए गए, वास्तविकता क्या है? ये वास्तविकता हमारे जाने माने भारत के इतिहासकार, पुरातत्व के क्षेत्र में भी एक महारत हासिल करने वाले प्रोफेसर मक्खनलाल आपसे उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रोफेसर मक्खनलाल, मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो पिछला व्याख्यान था कास्ट और जाति का, जो आपने असलियत बताई कि कैसे इन्होंने नस्लवादी कास्टा को, जो हमारा संस्कृत का शब्द जाति है, उससे मिला करके डाल दिया, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि हमारी इस युवा पीढ़ी को ज़रा ये बता दें कि संस्कृत में जाति का क्या मतलब है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, कास्ट शब्द पूर्णतः नस्लवादी शब्द है, लेकिन भारतीय परंपरा में जब आप वर्ण और जात के बारे में सिलसिलेवार अध्ययन करते हैं, ये नहीं कि यहाँ से उठा लिया वहाँ से उठा लिया, तो वर्ण, सबसे पहले वर्ण का जिक्र ऋग्वेद में आता है। और ऋग्वेद में वर्ण शब्द जो है वो नस्लवाद से, ये परिवारवाद से, या यहाँ तक कि जन्मना भी नहीं था। शब्द है अंग्रेजी, वो उसमें संस्कृत में वर्ण और जाति कर्मणा है, यानी आपका वर्ण, आपकी जाति आपके जन्म से नहीं डिसाइड होगी, कर्म से डिसाइड होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जी जी, मैं अभी आता हूँ इस पर। कर्मणा है। और ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसे मैंने जब पहली बार कक्षा 11 के लिए एनसीईआरटी के लिए किताब लिखी और इसको कोट किया, तो बहुत बड़े बड़े इतिहासकार, जो चाहे लेफ्ट के रहे हो चाहे इम्पीरियलिस्ट हैं, सब बहुत अचंभे में पड़े, बहुत नाराज़ भी हुए। लेकिन ज़रा वो श्लोक सुनिए क्या है, वो हिम। उस हिम में ऋग्वेद ये कहते हैं, एक पात्र है जो ये कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि वो किसके किसके बारे में कह रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ चूँकि मैं पठन पाठन और ऋग्वेद के अध्ययन में व्यस्त रहता हूँ। मेरे पिताजी वैश्य हैं चूँकि वो कारोबार करते हैं दवाओं का, बेचते बिक्री करते हैं, देखते हैं। मेरा भाई क्षत्रिय है चूँकि वो देश की रक्षा के लिए सेना में है। और मेरी माँ शूद्र है चूँकि वो फिजिकल लेबर, मैनुअल लेबर करती है, खेतों से खाद्यान्न इकट्ठा करती है। इस तरह से हम चारों, परिवार के चारों प्राणी, चार वर्णों को एक साथ जीते हुए परिवार में सुख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही मक्खनलाल जी आपने, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैंने अपने बारे में ही लिखा कि मैं क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का कार्य करता हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं देश के लिए अपनी जान दे सकता हूं तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं अर्जन करता हूं तो मैं वैश्य हूं, और मैं सबकी सेवा में कार्यरत रहता हूं तो मैं शूद्र भी हूं। तो एक ही समय में मैं ब्राह्मण भी हूं, क्षत्रिय भी हूं, वैश्य भी हूं और शूद्र भी हूं। तो ये जो कर्म की बात आप कर रहे हैं, ये मूल जड़ है, जिस जड़ को हटा करके यहां पे भ्रम फैलाए गए। तो जब आप ऋग्वेद के इस ऋचा से शुरू करिए और आप जैसे जैसे आगे चलते हैं और आप देखते हैं कि कर्म सूचक ये चारों वर्ण थे, कहीं भी जन्मना नहीं है, जन्म से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं चाहूंगा आप वो बताएं
वो जो यक्ष का संवाद है युधिष्ठिर के साथ में, जी उसको बाद में हम लेंगे, लेकिन हम पहले वैदिक पीरियड को ही ले लें। अब आपको क्या देखते हैं कि वैदिक समाज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसा नहीं था कि वो गडरिये थे, ये थे, वो थे। मैं तो समझ ही नहीं पाता कि जब तमाम लोग कहते हैं कि वैदिक समाज गडरियों का था, तो गडरिये जो है वो सूर्य के पूरे सिद्धांत को क्यों जानने में लगेंगे? गडरियों से क्या लेना देना कि सूर्य, पृथ्वी रुकी हुई, एक सूर्य चल रहा है, या जितनी साइंस की बातें कही गई हैं वो अपनी जगह पे एक अलग विषय है। लेकिन आप ये पाएंगे कि अगर ऋग्वेद से ही शुरू करें, आप ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, सब जैसे जैसे आप आएंगे आप ये पाएंगे कि कामों की विविधता बढ़ती जा रही है, कार्यों की विविधता बढ़ती जा रही है समाज के विकास के साथ। समाज के विकास के साथ। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताते हैं। जब शुरूज़ में यूनिवर्सिटीज़ खुली तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स यही 3-4 फैकल्टीज़ होती थी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, साइंस की भी फैकल्टी है, मेडिकल की भी फैकल्टी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन और कॉम्प्लिकेशन आप देख लीजिए कि जब मोबाइल फ़ोन ही शुरू हुआ तो पहले मोबाइल फ़ोन में सिर्फ मैसेज जाते थे, बातचीत बाद में आया है। पहले पेजर आया था, पेजर के नाम से मोबाइल था। उसके बाद आप बातचीत भी करने लगे, फिर रिकॉर्डिंग करने लगे, फिर फ़ोटो करने लगे। और जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कॉम्प्लिकेट होता गया, आप ये पाते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके डिफरेंट एस्पेक्ट के में इन्वॉल्व हो गए। उसी तरह से जैसे जैसे क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन बढ़ता है और ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद से चलकर लेटर वैदिक पीरियड तक, ब्राह्मणों तक आते आते आप पाते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में स्पेशलाइजेशन हो रहा है। लिहाजा चारों वर्ण के अंदर ही रहे सब, लेकिन जैसे वैश्य हैं शब्द, वैश्य वर्ण है एक, लेकिन वैश्य में सिर्फ व्यापार ही नहीं है, प्रोडक्शन भी आ जाता है। सवाल यह है कि वैश्य में आप देखिए कि कोई आदमी सिर्फ तेल का क्या कारोबार करता है, तेली कहलाता है। कोई आदमी सिर्फ लोहे सोने का कारोबार करता है, सुनार कहलाता है। कोई आदमी सिर्फ खेती करता है, खेती में भी आप जान लीजिए कि बहुत तमाम ऐसे हैं जातियां, तमाम ऐसे ग्रुप हैं जो सिर्फ सब्जी की खेती करते हैं, कोयरी काछी कहते हैं जिन्हें। तो जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप ये पाएंगे कि उस ग्रुप को एक जाति सूचक शब्द नाम दे दिया गया है। यानी जाति भी जो है वो कार्य सूचक है। किस काम से आप जाति का नाम लेते ही जान जाते हैं कि ये व्यक्ति किस काम से संबंधित है। कोई संदेह नहीं रहता, भारतीय समाज में कोई भी संदेह नहीं रहता कि अगर जब आप कहें कि आपकी जाति ये है तो आपको अपना कर्म बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वैदिक पीरियड से ये कर्म पता चल जाता है। इसका मतलब एक ये भी हुआ कि जाति जो है ये एक विशेष कर्म करने वाले समुदाय की सूचक है। जी है, इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया एंडोगैमस ग्रुप्स। नॉर्मल ये स्वभाव है, नॉर्मल स्वभाव है कि लोगों का इंटरेक्शन, लोगों की बातचीत, लोगों का मेल मिलाप उन्हीं लोगों से होता है ज़्यादातर जो उन्हीं से संबंधित हो कार्य से। क्योंकि मैं अगर अध्यापक हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन उन लोगों से रहेगा जिनके अध्यापक से संबंध है। लिहाजा वो इंटरएक्टिव ग्रुप बन जाता है। आप ये पाएंगे कि कोई तेल का काम करता है तो वो हमसे दोस्ती करके क्या मिलेगा, हमसे इंटरेक्शन करके क्या मिलेगा, जबकि तेल के व्यापारियों के साथ उसे तरह तरह चीज़ें पता चलेंगी। तो ये जो ग्रुप बने कार्य से संबंधित, चाहे बढ़ई का हो, चाहे कुम्हार का हो, चाहे तेली का हो, चाहे वो क्षत्रिय का हो, क्षत्रियों में भी 20 तरह के हैं, तो इन ग्रुप्स को जाति के नाम से जाना गया। और ये याद रखिएगा कि भारतीय परंपरा में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की बहुत बात की जाती है, वो भी बहुत गलत है, गलत इंटरप्रिटेशन है। भारतीय परंपरा में ये जो पूरा जाति सिस्टम था ये इंटरैक्टिव इंटरेक्शन था। आप ये देख लीजिए कि सब एक दूसरे के काम के ऊपर आधारित थे और उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था, जजमान। जजमानी सिस्टम, अगर कोई आदमी गांव का रहने वाला है तो वो जानता है कि जजमानी सिस्टम का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे
हमारे उसमें एक कोई आदमी है, उसे एक पंडित की ज़रूरत पड़ेगी, एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, घर में काम होगा तो ब्याह शादी के लिए ज़रूरत पड़ेगी सामान का, कुम्हार के लिए कुम्हार से घड़े की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ तक कि अनटचेबल से पत्तल बनता था। आप ये जान लीजिए, थोड़ी सी बात देखिए कि शादी के समय हिंदू समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके बिना शादी ब्याह पूरा हो पाए, मुंडन पूरा हो पाए, जनेऊ संस्कार पूरा हो पाए। इसलिए कि जब शादी होती थी तो हमेशा कहा जाता था घर में एक बांस लगेगा लंबा सा, जिससे पता चल जाए दूर से कि इस घर में शादी है। वो बांस कौन लाएगा? वो बांस घर में मामा लाएंगे। उसके अलावा एक काठ की चिड़िया बनाई जाती थी, चिड़िया उसी बांस के पास रखी जाती थी। वो चिड़िया कौन देगा? वो चिड़िया बढ़ई देगा। इसी तरह से घड़ा और वो रखा जाता है पूजा के लिए, वो कौन देगा? वो कुम्हार देगा। बहुत बड़ा जब कामबार होता है तो हमेशा पत्तल में खाना खाने की परंपरा थी। पत्तल कौन देता था? पत्तल एक जाति होती है धैकार, जो पत्तल बनाते थे, जहाँ भी जोर पड़ती थी वहीं जाके बरगद के पेड़ के पत्तों से या महुआ के पत्तों से, चौड़े पत्ते से बनते थे और उन्हें अछूत कहा जाता था, लेकिन फिर भी उनकी भागीदारी रहती थी। तो भारतीय समाज में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें सबकी भागीदारी न हो। और ये भी ध्यान रखिएगा, छूत अछूत की बात किसी के कर्म से संबंधित नहीं थी। छूत अछूत की बात पूर्णतः उसके व्यक्तिगत शुद्धता से संबंधित थी कि आप व्यक्तिगत रूप से कितना शुद्ध ढंग से रहना चाहते हैं। हाइजीन की बात थी। मतलब दो बातें बहुत स्पष्ट होती है यहाँ पे कि पहली बात तो जाति प्रथा पैतृक नहीं थी, जन्म से नहीं थी, कर्म से थी। कि जो जैसे आपने उदाहरण भी दिया कि उसकी माता ये थी, उसका पिता ये है, वो खुद ये है, उसका भाई ये है, कि एक ही परिवार के चार लोग चार अलग अलग कर्म कर रहे हैं और चार अलग अलग उनकी जाति उस हिसाब से कर्म से बन जाती है और इसीलिए पैदाइशी रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। दूसरी बात ये आती है कि जब ये समुदाय को सूचित करती है, और जो आपने जजमानी व्यवस्था की बात कही इसके अंदर, तो इस जजमानी व्यवस्था के अंदर गाँव को अगर हम देखें, जैसे आपने कहा, तो कुम्हार की बनाई हुई चीज़ का भी इस्तेमाल है वहाँ पे, लोहार की बनाई हुई चीज़ का भी इस्तेमाल है वहाँ पे, जो खाना बनाने वाला है उसका भी इस्तेमाल है, जो खेत के औजार बना रहा है उसका भी इस्तेमाल है, नाई का भी इस्तेमाल है, तेली का भी इस्तेमाल है। तो जो सेल्फ सफिशिएंसी एक कही जाती थी भारत की ग्रामीण परंपरा को लेकर के, तो उसमें फिर ये छुआछूत और ये सब का तो मसला उठता ही नहीं है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जाति व्यवस्था पैतृक कैसे बनी? क्योंकि मुझे यहाँ तक याद है युधिष्ठिर और यक्ष का जो संवाद है, मैं आपके ही मुख से सुनना चाहूँगा या और भी ऐसे उदाहरण सुनना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत से इतिहासकार एक लाइन लेके दो लाइन लेके कोट कर देते हैं। देखिए, जैसे वो रामायण की चौपाई, वो जो है ताड़न के अधिकारी वाली चौपाई कोट कर दी जाती है। दूसरी तरफ ये नहीं देखा जाता कि शबरी के हाथ के बेर भी राम खा रहे हैं। राम तो क्षत्रिय है, शबरी तो वो है, वो उनके हाथ के जूठे बेर भी खा रहे हैं। उस चीज़ को सामने नहीं लाया जाएगा। तो ये जो डिस्टॉर्शन होता है, तो दो मेरे वो है, एक तो ये डिस्टॉर्शन तो खैर समझ में आता है कि उनके अपने वो भारतीय हर परंपरा को गलत साबित करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ये पैतृक क्यों हुई और कैसे बनी, ये थोड़ा सा समझाइए। ये देखिए, अभी हम वापस जजमानी पे चले आए और पैतृक दो बातें हम करेंगे। जजमानी शब्द में न केवल एक सामाजिक संरचना थी जिसमें सबकी भागीदारी थी, इकोनॉमिक भी थी। हम गांव के रहने वाले हैं, खेतिहर किसान हैं, अभी भी दिल्ली में आके रह रहे हैं या कैम्ब्रिज में जाके रहने लगे तो गांव से नाता नहीं टूटा। अब आप ये व्यवस्था देखिए जजमानी कैसे चलती थी। जो खेतिहर थे, जिनके पास खेत था, लैंडेड प्रॉपर्टी थी, वो कैसे सपोर्ट करते थे जिनको जजमान कहा जाता है, जो समाज के बाकी हिस्सों को, जो आपके जजमान थे, चाहे वो पंडित रहे हों, चाहे कुम्हार रहा हो, चाहे बढ़ई रहा हो, चाहे लोहार रहा हो, चाहे चमार रहा हो, ये सब एक दूसरे से संबंधित थे। तो जिनके पास कृषि संबंधित थी,
हमेशा जब फसल गिरती थी खरीफ और रबी की, इन सब लोगों का एक हक बनता था उस पैदावार में जो आपके खेतों में हुई है, और उसको देने का एक तरीका होता था कि आप अपने से नहीं देते थे। खेत में फसल कटी है और आप कुम्हार से, बढ़ई से, लोहार से, चमार से, सबसे कहते थे फसल कटी पड़ी है, जितना ले जा सकते हो एक बार में ले जाओ। उसका नतीजा ये होता कि हर आदमी बहुत बड़े बड़े गट्ठर उठा के बना के ले जाता था, बहुत बड़ा, जो उसके नहीं ले जा सकता था, लेकिन शर्त ये थी कि तुम अपने सिर पे इस खेत, इस फील्ड से बाहर ले जाओ। तो वो बाहर ले जाके फिर रख देता था और उस एक गट्ठर के 4 गट्ठर बना के 4 बार में ले जाता था, लेकिन कभी कोई एतराज़ नहीं करता था कि तुम ले जाओ। तो ये एक इकोनॉमिक और सोशल व्यवस्था थी, यूनिक थी, सारी दुनिया में कहीं नहीं। रही बात, कपिल भाई ने एक बात कही कि ये पैतृक कैसे हो गई। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सीखने का समय बढ़ता जाता है, और सीखने के समय के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, कालीन बनाने की परंपरा। कालीन बनाने की परंपरा में आपने ये देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं, और होता यह है कि कालीन बनाने की परंपरा में सारा खेल धागों और उंगलियों का होता है। उंगलियां अगर आपकी फ्लेक्सिबल नहीं है तो धागे अलग नहीं हो पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे। इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है। तो जो नई उम्र से, छोटी उम्र से बच्चे, एक तरह से दैट वाज ए ट्रेनिंग पीरियड, जो आज आप कह रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड है, ये पीरियड है, वो पीरियड है, दैट वाज द ट्रेनिंग पीरियड एंड द पेरेंट्स वर स्कूल इन इटसेल्फ। मैं तो कहता हूँ कि उस जमाने के पॉलिटेक्निक थे, उस जमाने के चाइल्ड लेबर बता देते। परिवार जो है, परिवार एक जो है वो पूरा का पूरा स्कूल था, और बच्चे जो पढ़ना चाहते थे उस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में करते थे। हुआ ये है कि जब ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आप ज़रा कालीन देख लीजिए, चाहे कश्मीर की बनी हो, चाहे मिर्ज़ापुर भदोही की बनी हो, या ईरान की बनी हो, और जो कालीन मशीनों से बन के आते हैं, दोनों का फ़र्क देख लीजिए। तो जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये पाया कि उनकी मशीन की बनी हुई चीज़ें में उतना फाइननेस नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितना हाथ से बनी हुई, तो उन्होंने चाइल्ड लेबर का सहारा लिया कि ऐसी चीज़ों का बायकॉट किया जाए। एक तरह से आपकी जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री थी, ट्रेनिंग स्कूल्स थे, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया किसी न किसी तरह की पॉलिटिक्स से। तो ये जो स्थिति बनी है, जाति, जैसा मैंने पूरा बताया, ऋग्वेद से लेके मॉडर्न पीरियड तक जाति कर्म से संबंधित थी। स्पेशलाइजेशन, जो वर्ण है वो बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, वैश्य शब्द बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर हजारों जातियां हैं। उसी तरह शूद्र बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, और इस अम्ब्रेले को अगर हम ध्यान में रखें तो मुझे ये लगता है कि हम जाति और वर्ण को बेहतर समझ पाएंगे, और हमें कास्ट नाम के शब्द को भूल जाना चाहिए। फिर भी मेरा एक सवाल यहां बचता है, पैतृक कैसे हो गई, जन्म से कैसे हो गई? जैसा मैंने अभी बताया, पैतृक किसी भी लिटरेचर में आपको, किसी भी साहित्य में पैतृक जर्मना शब्द नहीं मिलेगा। ये ट्रेनिंग है, स्कूल होम इज स्कूल ट्रेनिंग। और धीरे धीरे होता क्या है, पैतृक क्यों बना? प्रैक्टिस में, थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिस में पैतृक क्यों बना? आप ज्योतिषी को देख लीजिए, वो किसी दूसरे को ज्योतिष विद्या नहीं सिखाएगा, वो सिर्फ अपने बेटे को सिखाएगा। जो बहुत बड़ा हुनर वाला, संगीत वाला है, वो किसी दूसरे को बहुत मुश्किल से सिखाता है, अपने बेटे को पहले सिखाएगा। तो ये जो प्रेफरेंस दिया गया स्कूल्स में, वो जो ट्रेनिंग स्कूल थी, वहाँ जो प्रेफरेंस दिया गया अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने भाई को, इसकी वजह से वो ग्रुप जो है एंडोगैमस हो गया, अपने ग्रुप से बाहर नहीं गया, इसलिए जो पैदा हुए वो पैतृक मान लिया गया। लेकिन इसका संबंध दूर दूर तक कहीं भी किसी लिटरेचर से,
किसी परंपरा से नहीं है, बल्कि ये सामाजिक एक परंपरा बनी उससे है। और किसी सिद्धांत से भी नहीं है हिंदू ना धर्म के। किसी भी सिद्धांत से नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मक्खनलाल जी। और मैं समझता हूं कि आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे। नमस्कार।